हेलो बच्चों आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसे कैसे डिराइव किया जाता है और इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये सब समझेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी समझने से पहले हमें एक वर्ड समझना होगा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम मैकेनिक्स में पढ़ के आए कि पोटेंशियल एनर्जी होती है एनर्जी ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वर्च्यू ऑफ द पोजिशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनसाइड कंजर्वेटिव फील्ड। ऐसा कोई डेफिनेशन है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम कंजर्वेटिव फील्ड में रख देते हैं तो उसके पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपने एक पत्थर को ज़मीन से उठाकर ऐसे छोड़ दिया, जैसे ही छोड़ते वो भागना शुरू कर देता है। आपने एक पत्थर को ऊपर फेंका और भूल गए, आप भूल जाओ लेकिन वो आपको याद दिला देगा, वापस आ जाता है। आप एक बड़े से स्प्रिंग को ऐसे खींच कर छोड़ दो, वो वापस चला जाता है ना। आप किसी बुक के पेज को ऐसे मोड़ो और मतलब ओपन करो और छोड़ दो तो वापस भाग जाता है। तो इसका मतलब ऐसी जगह है जहाँ मतलब आपको ऐसा लगे कि यार सिस्टम अपोज कर रहा है अपने कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन के चेंज होने का तो समझ जाना ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब पत्थर के केस में ग्रेविटेशनल थी, स्प्रिंग के केस में रेस्टोर करने वाली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी और बुक के केस में इलास्टिक एनर्जी थी, है ना। पेपर को आप ऐसे ओपन करोगे वो वैसे भाग सकता है। तो ये सब एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ही है। आज इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल दो चार्ज हैं, ये आपके पास दो चार्ज हैं, ठीक है। आप इनको पास लाओ और रखो और फिर छोड़ दो, वे वापस भाग जाते हैं। या अगर ये डिफरेंट काइंड चार्ज है, आप इन्हें दूर ले जाओ, इन्हें छोड़ दो, यहाँ से वापस आ जाएंगे। इसका मतलब ये चार्ज अपने कॉन्फ़िगरेशन के चेंज होने का अपोज कर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे भी एक टर्म आ गया पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है कंजर्वेटिव फील्ड की वजह से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव, आप कंजर्वेटिव का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो अब पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन हम पढ़ के आए थे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। याद करो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 11th क्लास में बताया था आपको। चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है बच्चों वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। और अगर आपको सर अगर फील्ड ने वर्क किया, सिस्टम का जो फील्ड है, तो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स समझ में आया? मतलब देखो ये चेंज को मतलब ऐसे लिख सकते हैं, चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अगर इनिशियल वैल्यू को हम जीरो मान लें, मतलब हम कोई ऐसा रेफरेंस लें कि इनिशियल वैल्यू जीरो थी, तो जीरो हट जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी उस जगह, उस कॉन्फ़िगरेशन में वर्क डन के बराबर। जैसे ग्राउंड पे हम मानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, एच हाइट पे जाके कितनी हो जाती है, mgh। तो कारण वही है कि ग्राउंड पे जीरो माना है तो जो चेंज आया दैट इज ओनली mgh, ठीक है। आज बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे हम, आप इसको पहले समझ लो कि अगर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क होता है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है। और अगर कंजर्वेटिव फील्ड को ले रहे हैं तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड है। अब वो फोर्स कांस्टेंट है वेरिएबल, ये सिचुएशन बताएगी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। देखो अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है। तो आपको सीधे सीधे समझ तो आ गया कि यार आप चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन को बदलने की कोशिश कर रहे हो, कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदल रहा है, तो इसका मतलब कौन सी एनर्जी आ गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी आई और वो चार्ज के पोजीशन की वजह से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल देंगे उसको। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये दो चार्ज हैं, एक बहुत दूर रखा हुआ है, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो क्या बताओ एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे? ये नहीं ना, बहुत दूर रखा है, तो जो जैसा है सिस्टम वही ऐसे ही रखा रहेगा। मैं इस चार्ज को लाता जाऊं इसके पास ले आया, इसके फील्ड में कहीं, जो जैसे इसके पास आएगा, ये दोनों पॉजिटिव है, ये क्या करेगा और इसे ले जाके ऐसे ला के रख दिया और छोड़ दिया, तो भागेगा नहीं वापस। अब सोचो, पहले तो ये दौड़ नहीं रहा था, अब दौड़ रहा है, इसका मतलब इसके पास एनर्जी आ गई। अब वो एनर्जी कहाँ से आई? ये अपने आप आया था? नहीं, हम लेके आए थे, ठीक है। हम लेके आए थे इसको यहाँ से यहाँ, तो जो हमने वर्क किया, एक्सटर्नल फोर्स ने जो वर्क किया, दैट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी।
और इन्फिनिटी पे कोई इंटरेक्शन नहीं था, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0, तो चेंज किसके बराबर होगा? फाइनल इस पोटेंशियल एनर्जी के, जब ये रखा है। क्लियर है? और बहुत सारी चीजें समझाता हूं। अब क्वेश्चन आएगा सर, अच्छा लाने का तरीका क्या होना चाहिए? स्लोली लेके आते हैं, स्लोली, ताकि हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हो। एक तरीका तो यह है कि हम इसे बिल्कुल चुपचाप ऐसे लेके आए, एक्सेलेरेट नहीं किया, एक ऐसे लाए एक्सेलेरेट करके, तो उस केस में एक्सेलेरेशन आ जाएगा, तो हमारा वर्क सारा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं होगा, कुछ वर्क काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज हो जाएगा, तो वो नहीं चाहते हम। सारा वर्क किस में कन्वर्ट हो? पोटेंशियल एनर्जी में, तो इसको इक्विलिब्रियम में लेके आते हैं। अच्छा, अगर माइनस चार्ज होता, देखो ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो अपने आप भागना शुरू हो जाएगा इसकी तरफ, तब हमें लाना। अब तो कहोगे सर ये तो एक्सीलरेट होके आएगा ना, हम हमेशा इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, तो हम एक्सटर्नल फोर्स इतना लगा के रखेंगे इस पे पीछे की तरफ कि हर पॉइंट क्या हो? इक्विलिब्रियम, और वो यहाँ से यहाँ तक आ जाए। ठीक है, जैसे पहले केस में क्या था, इलेक्ट्रिक फोर्स बाहर की तरफ था जब ये पॉजिटिव था, और अब क्या है, हम इसे इधर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स तो ऐसे लगाएंगे ना, लेकिन इतना फोर्स लगा रहे थे कि ये दोनों फोर्स आपस में बराबर हो। ठीक है, इसलिए इनके वर्क इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, तो ऐसे लेके आ रहे थे कि जस्ट बराबर है, ऐसे नहीं कि पूरा एक्सीलरेट करके ले आए। क्लियर? तो हम इसको ऐसे लेके आके ला के रखेंगे इस फील्ड में। अब जैसे छोड़ देंगे दौड़ेगा ये, इसका इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो लाने का रूल क्या है कि हर पॉइंट इक्विलिब्रियम हो, यानी कि मिनिमम वर्क डन करना है आपको, फोर्स जस्ट अपोजिंग फोर्स, फील्ड फोर्स के जस्ट अपोजिट हो एक्सटर्नल फोर्स जो आप लगा रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, देर तक समझना होगा, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन है, बुक्स वालों को कंफ्यूजन है, टीचर्स ऑथर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में रहते हैं, कंफ्यूजन में इस केस में, तो इसको थोड़ा समझना है। अब देखो, अगर आप डिफरेंट बुक देखोगे तो डिफरेंट तरीके से समझा रखा है, और कहीं जगह साइन में कुछ गलत है, कोई अपना साइन बोलता है, सब एक दूसरे पे उंगलियां उठाते हैं इस टॉपिक में। तो भाई हमें तो सही रास्ता निकालना है, सही रास्ता है NCERT, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग समझ लेंगे। तो देखो, अगर आप डेफिनेशन की बात हो तो पहले तो ये समझ में आ गया होगा, हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में भी डेफिनेशन लिखी थी कि जब कोई दो मास, एक मास को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल सेम आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी। इट इज द मिनिमम वर्क डन, मिनिमम का समझ में आ गया, मतलब हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा, मिनिमम वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, to move a, to bring a charge from reference point to रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट को बच्चों जनरली क्या मान लेते हैं हम? इन्फिनिटी। क्यों करते हैं ऐसा भी बता दूंगा। रेफरेंस पॉइंट जनरली इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट इनसाइड द फील्ड। ठीक है, समझना बच्चों इसको, इनसाइड द फील्ड। ठीक है, अब इसका मतलब अगर मैं कहूं पोटेंशियल एनर्जी आप लिख रहे हो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना, तो सॉरी इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर लिखना चाहते हो, जो फील्ड है, फील्ड का वर्क लिखना चाहते हो, तो बच्चों नेगेटिव में लिखना होगा, क्योंकि फील्ड हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट लगता है। जब दोनों सिमिलर काइंड होंगे तो जबरदस्ती धकेल के ला रहे होंगे, और जब डिफरेंट काइंड चार्ज होंगे तो वो एक्सीलेट होकर आ रहा होगा, तो उसको एक्सीलेट नहीं होने देना, तो उतना फोर्स हमेशा पीछे की तरफ लगा के रखेंगे ताकि वो यूनिफॉर्म स्पीड से आए। ठीक है, बिना एक्सेलेरेशन के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ना हो। तो ये बात हमें समझ में आई। फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि डेल्टा यू, जैसा 11th में पढ़ गया था डेफिनेशन से पोटेंशियल एनर्जी के, इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, और डेल्टा यू होगा फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और अगर यू आई 0 है इफ, तो देखो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। और क्या लिख सकते हैं? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड, फील्ड कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है,
तो इतनी बातों से हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझ में आया। ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी क्योंकि वो एनर्जी है, और ऐसा यूनिट इसकी जूल होगी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर है सारे पैरामीटर? क्यों लेके आए थे? क्योंकि दो चार्ज इंट्रैक्शन नहीं कर रहे थे, तो हमें एक लाए, तब इंट्रैक्शन हुआ, उन्हें छोड़ दिया तो भागना शुरू हो गए, इधर भीतर पोजीशन के चेंज होने का अपोज कर रहे हैं, इसका मतलब विद्रोह हो रहा है। विद्रोह आने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। पोजीशन के चेंज होने का पार्टिकल अपोज करें, जैसे अट्रैक्टिव चार्ज है, डिफरेंट काइंड चार्ज से अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपने उन्हें दूर रख दिया, वो भागे एक दूसरे की तरफ, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो बच्चों ये हमने पोटेंशियल एनर्जी को समझा, ठीक है। अच्छा, यहाँ समझना भी है कुछ बातों को। जैसे अब तक जैसे आपने वर्क पढ़ा, फील्ड पढ़ा, फोर्स पढ़ा, फील्ड पढ़ा, तो आप वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे थे। वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू था, इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम फोर्स, ये सब वेक्टर थे। आज हम इसके स्केलर व्यू को पढ़ने जा रहे हैं, तो इसलिए हमें जरूरत पड़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब अगर हमने समझ लिया कि पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो किसी सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी समझनी है हमें। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 2-point चार्ज सिस्टम। बच्चों 2 पॉइंट चार्ज हैं, ठीक है, जैसे कि अपने ऐसे देखो बच्चों, अब हमें ये इतनी बात तो समझ में आ गई कि इन्फिनिटी से क्यों लेके आते हैं। इन्फिनिटी से हम इसलिए लेके आते हैं, पहले इंटरेक्शन नहीं था, तो जो भी इंटरेक्शन आया वो नेट वर्क डन में आ गया, ठीक है। तो उस सिस्टम की एनर्जी को हमने पोटेंशियल एनर्जी बोला। बिल्कुल ऐसी हम एक Q1 है, Q2 है, सिमिलर काइंड चार्ज है मान लो, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि भाई सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो। तो सोचो, अभी तो इसके पास इंटरेक्शन है, पोटेंशियल एनर्जी होगी, मतलब इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव, तो एनर्जी है। आप इसे छोड़ दो, भागेंगे ये। अब इसको कैसे जनरेट किया होगा? तो सोचो, बहुत दूर कहीं इन्फिनिटी पे कोई पॉइंट है, मतलब यहाँ इन्फिनिटी है, ठीक है, यहाँ इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट सेपरेशन पे, मतलब वहाँ इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट है, ये यहाँ रख लिया हमने इसको, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती। अब इसको यहाँ से यहाँ लाना है बच्चों, क्लियर है? तो यहाँ तक लाने में जो वर्क डन होगा, यहाँ तक लाने में जो वर्क डन होगा बच्चों, मतलब ऐसे ला रहे हैं हम इसको, इधर से ला रहे हैं, ऐसे लाते जा रहे हैं, यहाँ तक लाए, तो यहाँ तक लाने में जो वर्क डन होगा, कहाँ तक लाना है फाइनली आपको? ऐसे। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मतलब जो इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाएंगे, ये वर्क जो होगा यहाँ से यहाँ तक। अब क्वेश्चन है कि इसको ऐसे लेके आ रहे हैं हम, तो वर्क कैलकुलेट करना है। तो देखो, इस पे जो कूलम फोर्स होगा बच्चों, वो इधर की तरफ होगा, है ना, कूलम फोर्स। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा? किधर? इधर की तरफ होगा ना। और किसके बराबर होगा? जस्ट कूलम फोर्स के। आप इसे लेके आ रहे हो, हमेशा इसके बराबर रखना है। तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, वेरिएबल, बट जैसे से पास आते जाएंगे तो फोर्स वेरिएबल होगा, नजदीक आते जाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो इसका मतलब फोर्स वेरिएबल है। और जब वेरिएबल फोर्स होता है तो वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है बच्चों? मान लो हमने सोचा ये Rx डिस्टेंस है और ये Dx डिस्टेंस है, ठीक है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करें वर्क। इन्फिनिटी से इसे पॉइंट P मान लेते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ तक लेके आना है, ये x डिस्टेंस है और ये dx, समझ में आया बच्चों? r डिस्टेंस तक लेके आना है। तो देखो, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में जो वर्क होगा बाय एक्सटर्नल एजेंट, E एक्सटर्नल dx। देखो बच्चों, सोचो, ये एक्सटर्नल फोर्स कूलम फोर्स के अपोजिट है ना। तो इसका मतलब अगर कूलम फोर्स से लिख रहे हो, वैल्यू कूलम फोर्स की ले रहे हो, तो माइनस एफ सी डी एक्स लिखेंगे ना। एफ एक्सटर्नल इज नेगेटिव ऑफ कूलम फोर्स। अच्छा, यहां पे देखो, सबसे पहले x की वैल्यू कहां थी? अच्छा, इंटीग्रेशन क्यों किया? क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, ठीक है। यहां पे x कितना है? आप सोचिए, शुरू में तुम यहां से चले थे ना, तो यहां कितना है? इन्फिनिटी। और जब यहां जाओगे तो यहां x कितना होगा? r, ठीक है बच्चों।
माइनस समझ में क्यों आ गया समझ में क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स का उल्टा है, तो इसका वर्क कूलम फोर्स के वर्क के इक्वल नेगेटिव लिख लो आप, चाहे आप समझ लो कि एक्स एक्सटर्नल इज नेगेटिव ऑफ कूलम फोर्स। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ एक्स की इनिशियल वैल्यू लिखते हैं। एक्स की इनिशियल वैल्यू होगी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से ला रहे हो और कहाँ तक जा रहे हैं हम? आर तक। देखो बच्चों, अब कूलम फोर्स कितना होगा? के Q1 Q2 इस इंस्टेंट पे, मतलब हमने किसी इंस्टेंट पे एक्स से dx चला रहे हैं इसको, एक्स स्क्वायर dx इन्फिनिटी टू r, ऐसे लिख दिया। अब देखो माइनस के Q1 Q2 x की पावर -2 dx, ऐसे लिख सकते हैं, और इन्फिनिटी टू r माइनस के Q1 Q2 x की पावर -2 + 1 इन्फिनिटी टू r। क्लियर है बच्चों? अगर हम इसे सॉल्व करें तो माइनस के Q1 Q2, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा बच्चों -1/x इन्फिनिटी टू r। ठीक है, और देखो ये -1 यहाँ बचेगा, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो माइनस है, प्लस कर देंगे इसको, तो के Q1 Q2 इंटू 1/r -1/इन्फिनिटी। क्लियर है बच्चों? अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो जगह कम है हमारे पास, यहाँ लिख लेते हैं, ये आ जाएगा इन्फिनिटी टू पॉइंट P तक वर्क डन के Q1 Q2/r। ठीक है, और ये वर्क किससे कैलकुलेट किया हमने? एक्सटर्नल फोर्स से। इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कूलम फोर्स फील्ड के। ठीक है, अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताओ बच्चों, अगर मैं यहाँ से मिटा दूँ तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये ऐसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक जो वर्क होता है किसी पॉइंट को लाने में, वो पोटेंशियल। अब आपको धीरे धीरे समझ में भी आया होगा यार क्यों लाते हैं हम इन्फिनिटी से। तो इसलिए लाते हैं कि इन्फिनिटी पे कोई इंटरेक्शन नहीं था, कुछ भी असर नहीं था, जैसे फील्ड में लगा दौड़ना शुरू हो गया। जैसे हमारी अर्थ है, ठीक है, और बहुत दूर एक पत्थर रखा है कहीं मून से भी आगे कहीं, तो वो अर्थ पे थोड़ी ही आएगा, बहुत दूर रखा है 8 लाख किलोमीटर से आगे, 8 लाख तक होता है फील्ड लगभग अर्थ का, तो 10 लाख पे रखा है मान लो, तो वहाँ नहीं आएगा। कोई इसे पत्थर को उठा के यहाँ इसके फील्ड में ले आया, 5 लाख किलोमीटर दूर ले आया, अब खींच लेगी ना अर्थ इसको। अब ये दौड़ना शुरू कर देगा। पूछे यार कहाँ से आई एनर्जी? तो एनर्जी कहाँ से आई? आपने वर्क किया, इसको लाया आप, उसकी वजह से एनर्जी आई। क्लियर है? अच्छा, और इसमें तो अपने आप खींचेगा, तो आपने क्या किया फिर? तो हमने क्या किया, हमने बिल्कुल जैसे यहाँ रेस्ट में रखा हुआ था ना, इसको ऐसे ही ला के रखा, दौड़ नहीं रहा ये, अब दौड़ेगा बाद में। हमने इसको रोक के रखा, हमने फोर्स बाहर की तरफ लगाया, कूलम, ये ग्रेविटेशन फोर्स तो अंदर था, हमने कूलम फोर्स, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स उल्टा लगा कि ये दौड़ स्पीड था, पकड़ ले, बस जाते 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 यहाँ चुपचाप रख दिया। अब इसे यहाँ रख दो, भागना शुरू कर देता है, तो इसके पास काइनेटिक, अब पोटेंशियल एनर्जी इसकी काइनेटिक में कन्वर्ट होनी शुरू हो गई। तो ये बातें आपको क्या ध्यान में रखनी है, इनमें बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं बच्चे। तो इन्फिनिटी टू पॉइंट P U, और हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों? U का 1/K की जगह 1/4πε0 Q1 Q2/r। तो अगर कोई दो चार्ज, फाइनली हमें ये बात पता लगी, ये कोई दो चार्ज हैं Q1 Q2 r डिस्टेंस पर रखे हैं, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी ये होगी। अब सर चार्ज का यहाँ मैग्नीट्यूड ले या ना ले? आप ध्यान से देखो, अगर ये माइनस होता Q2 तो ये वर्क फिर कूलम फोर्स अंदर होता और एक्सटर्नल फोर्स बाहर होता, तो कूलम फोर्स का वर्क जो होता वो पॉजिटिव होता है, एक्सटर्नल का नेगेटिव। तो नेगेटिव आता ना यहाँ पे, वो कब आता? जब ये चार्ज नेगेटिव होता। ठीक है, तो इसलिए चार्ज का साइन लेना है, मैग्नीट्यूड नहीं लिखा, जैसे मैंने कूलम फोर्स में मोड ले लिया था, तो यहाँ ऐसा नहीं है। क्लियर है? तो देखो, तो दो चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये है। अब इसे कैसे कैसे समझा जा सकता है? एक बच्चा बोलता है सर इट इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट एट डिस्टेंस r, है ना। एक बच्चा बोलता है सर इट इज द वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q1 फ्रॉम -इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। ठीक है, -इन्फिनिटी इन्फिनिटी एक ही बात हुई, तो वो भी बात सही है। एक बच्चा बोलता है सर इट इज द वर्क डन टू असेंबल दिस सिस्टम
कि ये Q1 को इधर से लाए इन्फिनिटी से, Q2 को इन्फिनिटी से लाए, R डिस्टेंस पर रख दिया, ये वर्क डन है पोटेंशियल एनर्जी। तो तीनों सही बोल रहे हैं, ठीक है। इट इज़ वर्क डन टू असेंबल दिस सिस्टम, ठीक है। तो दोनों को इन्फिनिटी से लाओ या एक को इन्फिनिटी से लाओ। अच्छा एक बात बताओ, Q1 यहाँ रखा है, दूसरा इन्फिनिटी पर रखा है, तो उसके लिए पहला इन्फिनिटी पे है ना, तो इसलिए दोनों को इन्फिनिटी से लाओगे तो भी वर्क डन यही होगा। क्लियर है। और चार्ज का साइन लेना है। तो अगर एक बच्चे ने कहा कि सर अगर 3 चार्ज हो गए तो क्या करेंगे, जैसे सर Q1 Q2 Q3, तो एक बच्चे ने कहा सर के Q1 Q2 Q3 अपॉन डिस्टेंस कर देना सर, तो ऐसा मत कर देना, ये बदतमीजी है। 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम की एनर्जी तो ये है, लेकिन अगर 3 हो गए 4 हो गए तो ऐसे नहीं लिखे जाएंगे, कॉम्बिनेशन से लिखा जाएगा। तो देखो अब ये डेरिवेशन हो गया। देखो जैसे अगर कोई कॉम्बिनेशन है, जैसे 3 चार्ज रखे हुए हैं, Q1 Q2 Q3, ठीक है, ये डिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ठीक है, इसका नाम A, इसका B, इसका C। तो इस पूरे सिस्टम के देखो कॉम्बिनेशन बनाएंगे, एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी AB कॉम्बिनेशन की होगी, BC कॉम्बिनेशन की होगी, AC कॉम्बिनेशन की होगी, ठीक है। और क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे बच्चों, के Q1 Q2 बाय, देखो इस कॉम्बिनेशन में R1, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन की पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाय Q2 Q3 बाय R2, और इस पूरे कॉम्बिनेशन की के Q1 Q3 बाय R3। क्लियर है बच्चों, ये टोटल एनर्जी आ गई पूरे सिस्टम की, ठीक। अब देखो अगर मान लो, अब एक बच्चा कहता है सर ऐसे भी पता कर सकते हैं हम कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है ना, तो कॉम्बिनेशन देखना है, ये होता है बच्चों NC2, और इसका मतलब होता है N इंटू N माइनस 1 बाई 2, ठीक है। तो जैसे N होगा नंबर ऑफ पार्टिकल, जैसे कितने हैं इसमें 3, और एक साथ कितने लेने हैं आपको 2, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो देखो N, मैं डायरेक्ट इसका यूज़ करूँगा, इसे आप भूल जाओ, मैथ्स है तो इसे अच्छा है, ज़्यादा आप इसको याद कर लो, ज़्यादा बेटर है। N कितने 3 है, तो 3 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 2, तो 3 कॉम्बिनेशन, तो 3 बने थे, देखो ये, ठीक है। अच्छा यहाँ चार्ज की ओरिएंटेशन से फर्क नहीं पड़ेगा, पोजीशन, मतलब कैसे किस पोजीशन में, जैसे अगर मैं इसी डायग्राम को Q1 Q2 और Q3 ऐसे कुछ चार्ज हैं, और ये R1, ये ऐसे R डिस्टेंस है, तीनों को इक्विलेटरल पर रख लिया, चलो, तो उस केस में इसका कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, के Q1 Q2 बाय R, इस कॉम्बिनेशन का, इसको 3 मान लेते हैं, के Q2 Q3 बाय R, प्लस इसका भी के Q1 Q3 बाय R। मतलब अब यहाँ कंपोनेंट नहीं माने जाएंगे, तो स्केलर है, तो स्केलर का मतलब क्या होता है, सबका एल्जेब्रिक सम, ठीक है। तो इस तरीके से ये पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट समझा हमने कॉम्बिनेशन का, अगर पॉइंट चार्जेस है। अब देखो आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ, अगर जैसे देखो अब क्वेश्चन देखते हैं एक दो, जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि बेटा ये क्वेश्चन है Q माइनस Q 2Q A। इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताओ, इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एक क्वेश्चन तो ये लिखा गया, एक लिखा वर्क डन टू असेंबल दिस सिस्टम, तो इसका मतलब दोनों एक ही बात है, ठीक है। या तीसरा लिखा जाए कि इस तीनों चार्ज को इन्फिनिटी से लाके इस ट्रायंगल के कॉर्नर पे रख दिया, तो वर्क डन बताओ। तो वो कहीं ना कहीं आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे बच्चों, तो जैसे मैं इनके नाम रख लेता हूँ ABC, ठीक है। तो AB कॉम्बिनेशन की, B और C कॉम्बिनेशन की, C और A कॉम्बिनेशन की। AB कॉम्बिनेशन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों, के Q माइनस Q बाय A। देख लो इस कॉम्बिनेशन की पोटेंशियल एनर्जी,
है ना, के क्यू इंटू माइनस क्यू, चार्ज को साइन के साथ लेना है। अच्छा देखो यहाँ कूलम फोर्स में यहाँ स्क्वायर होता था नीचे, यहाँ स्क्वायर नहीं है ना, फील्ड में भी यहाँ सिंगल पावर है। अच्छा बी और सी के बीच में के क्यू माइनस क्यू 2q अपॉन ए प्लस के क्यू इंटू 2q बाय ए। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अब इन दोनों को जोड़ दो, ये कट जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे क्वेश्चन आ गया, ऐसे डराने के लिए कुछ भी क्वेश्चन आएंगे, ट्रायंगल बना देगा, रेक्टेंगल, ये सब तो बड़े बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम, बस पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। क्यू ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, ठीक है, ऐसा कुछ है। इस ट्रायंगल की इस स्क्वायर की साइड है ए, ठीक। हमसे पूछा जा रहा है इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ। इनके नाम रख लेते हैं ए बी सी डी। कितने कॉम्बिनेशन होंगे बच्चे बताओ? तो यहाँ 4 हैं एक साथ, है ना, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था n इंटू एन माइनस 1/2, तो 4 ये 3 हो जाएगा बाई 6 आ गया। तो 6 कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से? देखो 1 2 3 4 5 6। चीटिंग है ये। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास 6 कॉम्बिनेशन है। तो देखो बच्चों, लिखते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी। U इक्वल टू यू ए बी और सी के बीच में, सी और डी के बीच में, डी और ए के बीच में, और ए और सी के बीच में, और बी और डी के बीच में, ठीक है। ऐसे कॉम्बिनेशन लिखा। देखो इस कॉम्बिनेशन की एनर्जी कितनी हो जाएगी? ए बी की के क्यू स्क्वायर बाई ए, बी और सी के बीच में माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए, सी और डी के बीच में के क्यू स्क्वायर बाई ए, ठीक है, प्लस इस वाले के माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस माइनस के क्यू स्क्वायर, इन दोनों। और ये डिस्टेंस कितनी होती है बच्चों? a√2। फिर इस कॉम्बिनेशन की एनर्जी माइनस के क्यू स्क्वायर बाय a√2। तो देखो ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, और बचा क्या? माइनस 2 के क्यू स्क्वायर बाय a√2। क्लियर है बच्चों? तो ये पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की। अब मैं कहूँ वर्क डन टू असेंबल दिस सिस्टम, तो यही है, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो हमसे कहा जाए इसी क्वेश्चन में, जैसे मैंने इसको लिख लिया यहाँ, कितनी आ गई है? 2k क्यू स्क्वायर बाय a√2। क्वेश्चन आ जाए वर्क डन टू इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ चार्जेस एट B एंड C। वर्क डन टू इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ चार्जेस एट B एंड C, तो क्या करेंगे? तो देखो बच्चों, इस माइनस क्यू को यहाँ लाना है और इसको यहाँ ले जाना है, इसका बताना है। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपसे वर्क डन पूछ रहा है सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन बदल के, तो समझ जाना कॉन्फ़िगरेशन बदलने से कौन सी एनर्जी बदलती है? पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, जो इनिशियल सिचुएशन दे रखी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लो। तो हमने तो कर लिया आधा काम, हम तो पहले यही लिखा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी क्वेश्चन में इसको फर्दर ऐड कर लेते हैं कि बोला कि इसको यहाँ ले जाओ तो इसको यहाँ, तो वर्क डन बताओ। तो इनिशियल तो हमने कैलकुलेट कर ली। अब क्या करना है? इसको प्लस कर दो, इसको माइनस, ठीक है। अब फिर दोबारा पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। ओ, काम चलाते हैं ऐसे। अब देखो 1 मिनट, बी और सी के बीच में माइनस थी। अब चेक करो क्या होगा। ए और बी के बीच में माइनस आ गई, है ना। ये फाइनल लिखने जा रहे हैं अब हम, ठीक है भाई। इसके बीच में, इन दोनों के बीच में माइनस ही रहेगी। हाँ, अब इन दोनों के बीच में भी माइनस हो जाएगी, इन दोनों के बीच में भी माइनस हो जाएगी,
और इनके बीच में प्लस प्लस, समझ में आया भाई? ये प्लस और ये प्लस, क्लियर है बच्चों? और पहले क्या था? माइनस माइनस, हाँ। तो देखो क्या होगा बच्चों, अब तो कोई नहीं कटेगा ना। मैं अपनी कैलकुलेशन फिर चेक कर लेता हूँ। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है, और ये प्लस। तो ये आ गया -4k² बाई a -2k² बाय a√2, ठीक है। ये फाइनल आ गई अब, ठीक है बच्चों, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। और वर्क डन क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल कर देंगे तो वर्क डन आ जाएगा। एक बार फिर भी मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ कि ये प्लस है माइनस है, तो ये पॉजिटिव कॉम्बिनेशन, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, हाँ। तो इसलिए देखो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये दोनों पॉजिटिव, ये नेगेटिव, हाँ ठीक है। तो यही था। अब ये पॉजिटिव, तो टोटल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल कर देंगे, ठीक है। और ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा, ध्यान रखना, समझ में आई बात? अगर आपको वर्क डन बाय फील्ड पता करना है तो इसका माइनस करना होगा इस वैल्यू का, ध्यान रखना है, ये बात स्पेशल। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है ये। हम जो पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं उसमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट लिखते हैं। एक बार फिर समझा दो इस क्वेश्चन को। जैसे बोलेगा कि एक चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो सॉरी वर्क डन बताओ, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख दो पूरे सिस्टम की, और फिर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके पोटेंशियल एनर्जी लिखो पूरे सिस्टम की, और फिर उसका सब्ट्रैक्शन कर दो, ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल आ जाता है, एक्सटर्नल फोर्स। तो ये आ जाएगा एक्सटर्नल, फाइनल माइनस इनिशियल करके। और अगर पूछे कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो क्या करोगे? नेगेटिव ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। तो ये हमने अब तक पढ़ा बेसिक क्वेश्चन। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन है कि अगर कोई दो चार्ज हैं Q और -2Q किसी सेपरेशन पे रखे हैं, मास इनके आइडेंटिकल है, तो अगर मैंने फ्री छोड़ दूं तो इनके बीच में जब सेपरेशन आधी रह जाएगी, ठीक है, Q और -2Q, तो इनकी स्पीड बतानी है। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच मास व्हेन सेपरेशन रिड्यूस टू हाफ, ठीक है, ये बतानी है। तो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच मास व्हेन सेपरेशन रिड्यूस टू हाफ, ठीक है। और इनिशियली दोनों रेस्ट में है, इनिशियली दोनों रेस्ट में है, ठीक है। रेस्ट से रिलीज किया तो ये भागेंगे एक दूसरे की तरफ। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि फोर्स किस पे ज्यादा लगेगा, Q पे या -2Q पे? -2Q पे तो नहीं आंसर आ रहा है। इक्वल फोर्स लगता है बच्चों, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है, तो फोर्स दोनों पे बराबर लगेगा किसी भी टाइम। अगर फोर्स दोनों पे बराबर लगेगा तो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? फोर्स अपॉन मास, है ना। तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। अगर एक्सेलरेशन सेम है तो इक्वल टाइम में दोनों इक्वल वेलोसिटी अटेन करेंगे। इसका मतलब इन दोनों की जो स्पीड होगी वो सेम होगी। यानी कि एक बात समझ में आएगी, अगर इनके चार्ज चाहे जो भी हो, मास अगर सेम है, इक्वल है, तो हमेशा इनकी स्पीड इक्वल होगी। लेकिन अगर मास डिफरेंट हो जाते हैं, चाहे भले ही चार्ज सेम होते, तो भाई स्पीड अलग हो जाती है, क्योंकि एक्सेलरेशन डिफरेंट हो जाते हैं। तो इस बात को गौर करना है। अभी क्वेश्चन करेंगे वैसे भी, लेकिन यहीं से समझना शुरू करना है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाए? अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ गया कि अगर हम इन्हें फ्री छोड़ दें, ठीक है, अगर हम इन्हें फ्री छोड़ दें तो फ्री छोड़ने पे ये दौड़ते जा रहे हैं तो फोर्स बढ़ता जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कम होती जा रही है। तो यहाँ फोर्स वेरिएबल है। तो अगर आप सोचो कि यार फोर्स है, डिस्टेंस भी पता लग सकती है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, तो नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि फोर्स वेरिएबल है। तो क्लासिकल लगाना होता है। क्लासिकल का मतलब होता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो वो हम कर नहीं सकते, मतलब कर सकते हैं, लेंथी पड़ेगा। तो फिर क्या करें? तो ये क्वेश्चन होता है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है कि जब किसी सिस्टम पे बाहर से, मतलब उस सिस्टम के आसपास कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो, जैसे फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, ये सब ना हो, तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी हम कंजर्व कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये बात हम समझ सकते हैं। तो देखो बच्चों,
अब हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करेंगे, और मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल और फाइनल। तो फाइनल स्टेज है यहाँ पे, जैसे ये Q और ये -2Q है, ठीक है, और डिस्टेंस कितनी हो गई? R/2। क्लियर है? तो देखो अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस वाले की 12mv², ठीक है, 12mv², और देखो इसकी 12mv² लिख ली, और नहीं सॉरी, ये दोनों इनिशियली रेस्ट में है, तो रेस्ट में इनिशियली, तो काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या होगी? 0 0, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? KQ - 2Q/R, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये दौड़ना शुरू कर देंगे तो स्पीड v और v, ठीक है। स्पीड सेम क्यों है? क्योंकि आपको बता दिया एक्सेलरेशन सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी सेम 12mv² प्लस 12mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? KQ - 2Q/R, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा mv², हाफ मिलके, और सॉरी R/2, डिस्टेंस R/2 है ना, तो देखो ये R/2 ऊपर चला जाएगा 2, ठीक है, ये हो गया -2kq²/R, और उधर से 4kq/R प्लस हो जाएगा इधर, ठीक है, माइनस है ना, ये इधर आएगा 4kq²/R, ठीक है। अब देखो ये कितना आ गया बच्चों? 2kq²/R, कैलकुलेशन देखना थोड़ी और तो नहीं है कहीं, और इक्वल टू mv², तो v इक्वल टू आ गया यहाँ से 2kq²/mr, ये स्पीड आ गई बच्चों, ठीक है, समझ आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में बच्चों अगर ये सिमिलर काइंड होते हैं, फिर बोलता आपसे कि सिमिलर काइंड चार्ज है, इनको फ्री छोड़ दिया, तो जब ये इन्फिनिटी पे होंगे, बहुत दूर होंगे, तब इनकी स्पीड बताओ। तो इनिशियली यहाँ है तो पोटेंशियल एनर्जी लिख लो ऐसे प्लस करके, ठीक है। जब बहुत दूर चले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? 0, तो ये 0 हो जाएगा टर्म, बस काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी। सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। या उल्टा ऐसा बोले कि इन्फिनिटी से आ रहे हैं तो इनिशियल फिर पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन देखा। अब दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है कि अगर ये क्वेश्चन, अगर ये दो चार्ज है Q और ये -Q, या चलो Q ही ले लेते हैं, ठीक है, और इसका मास m है और इसका 2m, आज मास अलग कर दिए, ठीक है, इनके बीच में सेपरेशन है r। क्वेश्चन है फाइंड द स्पीड ऑफ ईच चार्ज when separation increase to twice। जब सेपरेशन ट्वाइस हो जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों होगा भाई? सिमिलर काइंड चार्ज है, रिपेल करते 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 इनके बीच में गैप बढ़ेगा। तो देखो Q और ये 2Q, ऐसे इसकी डिस्टेंस कितनी है? 2R। तो ये तो बोला है ना सेपरेशन, ओ सॉरी Q है ये, तो सेपरेशन डबल होने पे, आज मुझे बात बताओ, स्पीड बतानी है कि अब मास अलग है तो स्पीड अलग होगी या सेम होगी? अलग होगी बच्चों। क्यों? क्योंकि मास अलग है तो फोर्स तो सेम होगा लेकिन एक्सेलेरेशन अलग हो जाएंगे, तो जो हैवी होगा वो कम एक्सेलरेट होगा, ठीक है, तो उसकी स्पीड कुछ और होगी। तो फॉर एग्जांपल इसकी स्पीड v2 फिर इसकी स्पीड v1, ठीक है। आपको पता है कि यार फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं है, यहाँ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होनी है, तो आपने लिखा मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, और क्या लिख सकते हैं? के इनिशियल यू इनिशियल के फाइनल यू फाइनल, ठीक है। अब देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हम इनिशियली हर क्वेश्चन में रेस्ट में मान रहे हैं सिस्टम को पहले, तो 0 0 दोनों की, 2 0 की लिखी, एक इसकी, बुरा मान जाता है दूसरा। अच्छा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के क्यू क्यू अपॉन आर, ठीक है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी
हाफ एम v1 स्क्वायर हाफ, देखो इसे मिटा देता हूँ, जगह कम है यहाँ, 2m v2 स्क्वायर। अच्छा एक बात बताना, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आएगा ना, कर मत देना ऐसा। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन नहीं होती इसके पास, मतलब डायरेक्शन की जरूरत नहीं है यहाँ, तो दोनों जुड़ेंगे ये, और k q बाय डिस्टेंस कितनी हो गई 2r, ठीक है। तो देखो बच्चों के क्यू स्क्वायर बाय आर माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 2r कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय 2r, और ये अभी भी इक्वेशन है। तो बताओ क्या सॉल्व हो जाएंगे, दो इक्वेशन है। हाँ सर, एक लेफ्ट में और एक राइट में, दो इक्वेशन है, ऐसा नहीं है, ये एक ही क्वेश्चन है। तो फिर कैसे सॉल्व करें, तो देखो एक ही क्वेश्चन तो ये बनी, दूसरी क्वेश्चन, जब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कम पड़ जाता है तो हम किसको याद करते हैं बच्चों, भगवान को, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को, ठीक है। ये रूल है मैकेनिक्स में, कुछ चलता है ऐसे। आपने देखा यार इस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं है, इंटरनल फोर्स है जो इसको रिपेल कर रहा है, जिससे रिपेल हो रहे हैं, और उसका रिजल्टेंट हमेशा जीरो, क्योंकि जितना राइट में उतना ही लेफ्ट में फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाता है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे। अब पहले क्या लगाया था, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब देखो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल, ठीक है। अब देखो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, दोनों का 0 0, लेकिन अब ये इधर जा रहा है mv1, ये उसका उल्टा जा रहा है, तो माइनस 2m इंटू v2, ठीक है। तो v1 कितना आ जाएगा यहाँ से 2v2। अब मिल गई आपको दो इक्वेशन, एक ये, दो अननोन है आपके पास v1 v2। तो सॉल्व करना है तो जैसे v1 की वैल्यू यहाँ रख दूँ मैं, तो v1 की जगह मैं रख दूंगा 2v2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये 4 और एक यहाँ पे ये हो गया 6, तो हाफ हाफ हो जाएगा, हाफ 6m v2 स्क्वायर। समझ रहे हो बच्चों, ये चेक कर लेते हैं, हाफ m v2 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचा 4 और इसमें बचा 2, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 2 3 जा 6, तो 3m v2 स्क्वायर, और ये कितना है के क्यू स्क्वायर बाई 2r, ठीक है। तो देखो कितना आया, ये यहाँ आ जाएगा ये v2 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय 2mr, ठीक है। v2 आ गया, और v1 कितना होगा फिर 2v2, ठीक है। हमने v2 सॉल्व कर लिया, 2 मल्टीप्लाई करके v1 आ जाएगा 2 के क्यू स्क्वायर बाय 2mr। आप इसे चेक कर सकते हैं, कहीं कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। बेटा कैलकुलेशन में ध्यान रखते हैं, कैलकुलेशन गलत हो जाती है टीचर की, कंसेप्ट गलत नहीं होने चाहिए। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ये मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड है। तो देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ये एक चार्ज है बच्चा प्लस क्यू, ठीक है, और ये स्टेशनरी चार्ज है, नहीं ये फिक्स्ड है, ठीक है। फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड में और स्टेशनरी में क्या अंतर होता है, ये क्वेश्चन बनेगा। तो स्टेशनरी होता है कि अभी रुका हुआ है, अगर आपने फोर्स लगाया तो चल पड़ेगा, और फिक्स्ड का मतलब है कि बेटा कितना ही फोर्स लगा लेना चलेगा नहीं है, समझ रहे हो। मतलब किसी मजबूत फोर्स से फेविकॉल टाइप लगा रखा है कुछ, तो वो चलने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखो तो ये चार्ज है जो फिक्स्ड है, एक दूसरा चार्ज, दोनों पॉइंट चार्ज हैं, क्यू नॉट इसकी तरफ फेंका गया, इसका मास m है, चार्ज q है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन है अ स्टेशनरी नहीं, अ चार्ज q नॉट एंड मास m प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड चार्ज q, ठीक है। फाइंड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ठीक है। फाइंड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस
बिटवीन दीज चार्जेस, ठीक है, ठीक है बच्चों। देखो अब ये चार्ज क्यू नोट मास है, इसकी तरफ फेंका, बहुत दूर से फेंका, ठीक है, डिस्टेंट पॉइंट से फेंका, ये दे रखा होगा क्वेश्चन में। तो हमसे पूछा जा रहा है कितने पास तक आ सकता है। अब देखो जैसे इसके फील्ड में घुसेगा ये, तो जैसे ये पॉजिटिव भी, ये भी पॉजिटिव, तो ये रिपेल होगा, ये तो फिक्स्ड है, ये फोर्स इस पे लगना शुरू होगा पीछे की तरफ। सोचो कूलम फोर्स, ये पूरी स्पीड से आ रहा, रुकते 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 रुकते, ऐसा भी हो सकता है यहाँ रुके, यहाँ रुके, स्पीड पे डिपेंड करता है इसकी। और रुकने के बाद फिर पीछे भागेगा नहीं वापस, है ना। ये वही है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो था, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फेंके जा रहे थे, अल्फा पार्टिकल फेंके जा रहे थे न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है। गिजर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं, रदरफोर्ड का अंडर में हुआ था वो। तो अब देखो इसका मतलब कहीं मान लो हमने मान लिया कि यार यहाँ पहुँच गया, बस इससे आगे नहीं पहुँचना, तो ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच हुई ना, ठीक है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। और यहाँ पे पार्टिकल क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। सोचो भाई अब क्या इस्तेमाल करें दिमाग के साथ साथ, तो हम यहाँ क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या लिखेंगे, के इनिशियल, यू इनिशियल, के फाइनल, यू फाइनल, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 0, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी। देखो बच्चों काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्यों लिखी, यही है, ये तो रेस्ट में है, और बहुत दूर से फेंका है तो पोटेंशियल एनर्जी 0। जब इसके पास आएगा तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी, रुक गया, इसकी तो ऑलरेडी 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 Q0 बाय R0। तो यहाँ से R0 हो जाएगा Q0 अपॉन R0 की वैल्यू 4πε0, ऐसे लिख सकते हैं, और mu स्क्वायर 2, हमें R0 से हाफ एम स्क्वायर, तो 2 इधर चला जाएगा, ठीक है। बाकी सब आ गए, तो ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच आ गई। तो ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है, क्लियर है। अब देखो बच्चों इसके बाद मिटा दूँ मैं इसको, नेक्स्ट पॉइंट है, अब इसी क्वेश्चन को बदल दिया, इसको क्या कर दिया बच्चों, अब ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन स्कूल वगैरह में नहीं आते बच्चों, कंपटीशन के लिए है ये। देखो जैसे ये इसके फील्ड में, मतलब आज क्या बोला है, इसका मास ले लेते हैं m, ठीक है, कुछ भी, मतलब चलो इसका मास m है, और ये रेस्ट में है, यानी कि स्टेशनरी है। अब इसको इसकी तरफ फेंका, अब जैसे इसके फील्ड में आएगा तो देखो दोनों पे फोर्स लगेंगे, इस पे भी और इस पे भी। पहले भी लग रहा था, लेकिन पहले क्या था, स्टैटिक था, रोक रखा था किसी ने। अब क्या है, अब तो इस पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, तो आगे की तरफ भागेगा भागेगा। अब क्या होगा, ये इसकी तरफ और ये आगे की तरफ जाएगा। जैसे नॉर्थ पोल एक मैग्नेट का वो रखी है, उसकी तरफ नॉर्थ से लाओ दूसरी मैग्नेट, तो आगे भागती है नहीं। अब क्या होगा बच्चों, तो अब देखो थोड़ा ध्यान से, अभी भी यही क्वेश्चन है कि फाइंड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। तो यहाँ का सिचुएशन देखनी है आपको, समझना है बात को। यहाँ क्या होगा, जैसे ये है, ठीक है, और ये है, ये यहाँ पहुँच गया मान लो। ये बच्चों देखो इसकी स्पीड 0 है अभी, और इसकी होगी, जैसे मान लो एग्जाम्पल ले रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जैसे इसके फील्ड में आएगा, मान लो यहाँ से फील्ड में है, तो ये स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी, 20, 18, 17, 16 ऐसे कम होती जाएगी, और इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो लेकिन अभी भी पिछले वाले पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा है, इसकी कम है, तो ये इसके पास आ रहा होगा ना पास इसके ऐसे। लेकिन एक दिन क्या होगा, जैसे मान लो 8 इसकी हो गई और 8 गलती से इसकी हो गई, बराबर हो गई स्पीड, तो उसके बाद तो इसकी स्पीड घटती जाएगी और इसकी बढ़ती जाएगी। तो ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे स्पीड सेम, और उसके बाद ये देखो कैमरे में शायद दूर चला गया मेरा हाथ, ये ऐसे आ रहे हैं, यहाँ तक आ रहा होगा ये दूसरा पार्टिकल 20 और ये 0 पे है, बड़ी स्पीड, बस बड़ी स्पीड, यहाँ देखो बराबर हो गई स्पीड, और उसके बाद इसकी स्पीड तो लगातार बढ़नी है और इसकी घटनी है, तो ये स्लो हो जाएगा और वो फास्ट हो जाएगा, फिर गैप बढ़ जाएगा। यानी कि एक इंस्टेंट ऐसी आएगी जब इन दोनों की स्पीड बराबर होगी,
वहाँ डिस्टेंस सबसे कम होगी, उसके बाद इसकी तो बढ़ती जाती है और ये दूर होता जाता है। ये कुछ नहीं होता है जैसे हीरो हीरोइन है, एक ट्रेन में बैठा है और एक ट्रेन में से नीचे खड़ा है, DDLJ नहीं है, कोई और ऐसा सीन सोचो कि वो भागे ट्रेन से, ऐसे ट्रेन लगातार एक्सीलेट हो रही है, भाई वो भागने वाला जो नीचे भाग रहा है वो तो थकेगा ना एक टाइम पे। तो बिल्कुल 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 पास आ गई हीरोइन, लेकिन ट्रेन की स्पीड बढ़ती जा रही है और उसकी कम होती जा रही है, तो ट्रेन निकल गई, हीरोइन रह गई, ऐसे हालात। ठीक है, तो इसका मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस के टाइम, ये फंडा है इसका कि जो शॉर्टेज डिस्टेंस होती है उस टाइम स्पीड दोनों की सेम हो जाती है। ठीक है, दोनों की स्पीड सेम हो जाती है। ये बस इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है इस क्वेश्चन का वो यही है। अब आप क्या करेंगे बच्चों, अब देखो इनिशियली यहाँ है तो सबसे पहले हमें यही पता है कि यार कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ही करना है, कि फाइनल यू फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम यू स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ देखो पोटेंशियल एनर्जी 0 क्यों, क्योंकि बहुत दूर से फेंका है अभी भी, तो हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा मैंने मास दोनों के सेम ले रखे हैं, हाफ एम वी स्क्वायर के क्यू क्यू नॉट बाय आर नॉट। बच्चों इस क्वेश्चन में अननोन कितने हैं, दो चीज़ें, एक तो स्पीड उस टाइम पे और एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस इनके बीच की आर नॉट। तो यहाँ दो अननोन है, तो ये तो एक ही इक्वेशन बनी, दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाए। तो जब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कम पड़ जाती है तब हम किसको याद करते हैं बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अभी किया था। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जब लगाओगे तो इनिशियली बाहर से कोई फोर्स नहीं है, इनके अंदर के ही फोर्स है। जब ये चल रहे हैं तो कूलम फोर्स तो रिजल्टेंट 0 रहता है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा इसका mu और इसका 0, और वहाँ पे mv प्लस mv, मास इक्वल लिए, इससे ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो v इक्वल टू आ जाएगा u/2। अब तुम क्या करो, v की जगह यहाँ दोनों जगह, यहाँ पे भी u/2 रख दो v की जगह, तो r नोट आ जाएगा u के टर्म में, तो जो आंसर होगा तुम्हारा। ठीक है, तो एक बढ़िया क्वेश्चन था ये। अब इसका लास्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें घर के लिए देता हूँ, खुद करने के लिए। ठीक है, और फिर आप चेक करोगे। देखो एक आध क्वेश्चन तुम्हें भी मिलना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है बच्चों, ये रेस्ट में है, मतलब फिक्स्ड है, फिक्स बोले तो फिक्स्ड। और मैंने क्या करा, एक चार्ज को यहाँ से फेंका, ठीक है, ऐसे स्पीड u से, ये डिस्टेंस दे रखी है a, मास m है, चार्ज q नॉट है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है बताओ बेटा क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो सोचिए यहाँ क्या होगा, यहाँ ये ऐसे ऐसे जैसे इसके फील्ड में आएगा तो ये फोर्स ऐसे लगाना शुरू कर देगा इस पे, तो ये ऐसे डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है। तो सबसे नज़दीक कब होगा, सबसे नज़दीक दो ऑब्जेक्ट के बीच की वेलोसिटीज़ की ऐसे है मान लो किसी टाइम, तो सबसे नज़दीक होता है जब उससे एक दूसरे से पे परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये डिस्टेंस सबसे कम होगी। ठीक है, अब देखो बच्चों समझ में आ गया, ये जब डिस्टेंस सबसे कम होगी इनके बीच की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वही सबसे कम होगी, ये रिपेल हो जाएगा, इससे ऐसे निकल जाएगा। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है बच्चों रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में, ये इम्पैक्ट पैरामीटर है ये डिस्टेंस। तो देखो सबसे पहले तो आप वही अपना कंजर्वेशन ऑफ, ये इनिशियल डिस्टेंस बहुत दूर है तो इन्फिनिटी, तो k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। क्वेश्चन मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, इक्वेशन कर लेना आप सॉल्व। आप डर गए थे कि सर आप हमसे होमवर्क दे रहे हैं सर। तो काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, और वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी k q q नोट बाय r नोट। देखो डिस्टेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन है दो अननोन है v और r नोट, तो सर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दें, तो नहीं लगा सकते। आप लगाओगे तो ये एंगल भी ढूंढना पड़ेगा आपको। ठीक है, और ये एंगल क्योंकि x और y में कंजर्व होते हैं लीनियर मोमेंटम, और दूसरी बात, चलो वो तो लग ही नहीं सकता खैर, क्योंकि यहाँ ही फिक्स कर दिया, इसका मतलब बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है सिस्टम पे, तभी तो रोक रखा है इसको, इसलिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ, वो नंबर सोचना एंगल, इसको फिक्स कर रखा है इसलिए एंगुलर मोमेंटम यहाँ कंजर्व नहीं कर सकते। अगर फिक्स ना होता फिर और टेढ़ा हो जाता, फिर अननोन वेरिएबल डायरेक्शन आ जाती 2 डायमेंशन में, तो बहुत सारी इक्वेशन बन जाती। तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम से बचो, सॉरी लीनियर मोमेंटम से। तो क्या करें सर, क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो सकता है? हाँ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो सकता है, लीनियर नहीं हो सकता क्योंकि बाहर से फोर्स लग रहा है। हमें पता है कूलम फोर्स सेंट्रल फोर्स है,
तो जो भी फोर्स लगेगा हमेशा इनके सेंटर से गुजरेगा ऐसे। तो इसका मतलब इस पे जो टॉर्क लग रहा है इस पॉइंट के अबाउट वो 0 है, ठीक है। तो सेंट्रल फोर्स में हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कर सकते हैं। और क्या सर सिखाया था, इस पॉइंट के अबाउट इनिशियल एनर्जी कितना है, तो फोर्स एंगुलर मोमेंटम कर रहे हैं कंजर्व, एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बच्चों, एम यू इंटू ए, समझ रहे हो, ये फॉर्मूला होता है एम वी आर परपेंडिकुलर। तो स्पीड यू और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन की, इससे देख लो यहाँ से, ठीक है, ए होगी। फिर लाइन की वेलोसिटी है, अब यहाँ देखो तो एम वी इंटू आर नोट, एम से एम कट गया, v इक्वल टू कितना आ जाएगा, यू ए बाय आर नोट। ये आ गया v, ये v यहाँ पुट कर दो, ठीक है, आर नोट की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, समझ में आया। तो इस तरीके से हम, थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी होगी इसकी, इस तरीके से हम यहाँ पर क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने सीखा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कैसे डिराइव किया उसको पॉइंट चार्ज के लिए, सिंपल क्वेश्चन और कुछ ऐसे क्वेश्चन। अगली क्लासेस में हम इससे आगे बढ़ाएंगे चैप्टर को। थैंक यू बच्चों, गुड लक।